हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जो कि है यूकैरियोटिक सेल। तो इसके पहले वाला जो पार्ट 2 वीडियो था उसमें मैंने आपको सेल पढ़ाया था, जनरल इंट्रोडक्शन, और मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। और पार्ट 2 वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया था। अब आज बारी है पढ़ने की किसको? यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या होती है यूकैरियोटिक सेल। तो क्या होती है यूकैरियोटिक सेल? दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स। पता है आपको ये चीज़? आप बोलोगे हैं बच्चों वाली बात है मैम। क्या है बच्चों वाली बात इसमें? कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो बस इतनी सी बात याद रखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स गिव्स क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखो क्या होता है जब मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, आप मेम्ब्रेन को ऐसे ट्रीट करो लाइक डिफरेंट डिफरेंट वॉल। आप सोचो, आप इमेजिन करो आपका जो घर है, ठीक है, बाहर की जो आउटर बॉर्डर्स हैं वो सिर्फ 4 दीवारें होती, बाकी घर के अंदर जो दीवारें बनी ना, जो रूम्स को सेपरेट कर रही हैं, वो वॉल्स नहीं होती। तो क्या होता? आप ये बोल पाते ये मेरा रूम है और अपने भाई को थप्पड़ मार पाते कि नहीं हट जा, वो तेरा रूम है, अपने रूम में जा, ये मेरा रूम है। अगर दीवारें ही नहीं होती तो क्या आप अपने और अपने भाई के रूम में डिस्टिंग्विश कर पाते? नहीं कर पाते, और फिर लड़ाइयाँ होती। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि मेम्ब्रेन्स के होने से क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स फॉर्म हो जाते हैं। और जब डिफरेंट कंपार्टमेंट्स फॉर्म हो जाते हैं तो क्या होता है, हर कंपार्टमेंट अपना अपना वर्क परफॉर्म करता है। किसी में कुछ लड़ाइयाँ ही नहीं है, वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, उस डिपार्टमेंट में जो काम होना है वो अपना दिक्कत संभाल रहा है, इधर जो होना है वो अपना दिक्कत संभाल रहा है। तो सब अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। अब यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जिसमें से एक है कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। अब आपने सुना होगा स्केलेटल सिस्टम के बारे में, सुना ही होगा। हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें बोन्स होती हैं, तो हमारे अंदर 206 बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं जो मिलकर स्केलेटल सिस्टम फॉर्म कर रही हैं, है ना। तो अब जो स्केलेटल सिस्टम है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक सेल का अपना एक स्केलेटल सिस्टम होता है, जैसे क्या बोल रहे हैं, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं जिसे हम? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखिए यूकैरियोटिक सेल में अपना खुद का एक साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जो सेल को प्रॉपर शेप देता है, प्रॉपर साइज देता है, उसको कोलैप्स और बर्स्ट होने से प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। और अब यहाँ पे कुछ भी न्यूक्लियोइड या जीनोफोर जैसा नहीं है, रादर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे कुछ एक्स शेप के स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो बस यहाँ पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है यूकैरियोटिक सेल में, वो प्रॉपर किन में स्टोर होती है? इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। और आपको ये सारी बातें पढ़ के ये समझ आया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो दैट इज वाई वो पुरानी न्यूक्लियस वाली सेल थी और ये कैसी है? नए न्यूक्लियस वाली सेल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। सेल ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल। अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड क्या होता है? सेल वॉल, थर्ड होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, एंड देन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स। तो आज की इस वीडियो में जिसको हम डिटेल स्टडी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ होगा सेल मेम्ब्रेन। आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल ऑर्गेनल को डिटेल स्टडी करेंगे? जस्ट सेल मेम्ब्रेन। बाकी ये जो आप चीज़ें देख रहे हो इन द अपकमिंग वीडियोस हम आपको आगे मिलता जाएगा, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल।
अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, जैसी सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल की है, सिमिलर प्रोकैरियोटिक सेल की भी होती है। और लेकिन अब जो आपने यहाँ सब सारे सेल ऑर्गेनल देखे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखा जिसमें 4 सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं था। तो इतना एडवांसिटी आ गई है कि आपको एक एक करके डिटेल में हम आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको सेल ऑर्गेनल्स याद हुए, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अगर आप बाहर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, देन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें 4 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, देन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स। और देखते हैं और क्या क्या प्रेजेंट होता है। देन साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला, जैसे प्रोकैरियोटिक में होते थे तो यहाँ पे भी होते हैं। देन सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, कुछ नया सा मिला आपको। देन न्यूक्लियस एंड देन माइक्रोबॉडीज। तो अब इस चैप्टर में आगे, इस चैप्टर का यही पूरा एम है इन द पूरा आगे का चैप्टर, कि हमको ये सारे सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल के बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने हैं। दिस इज व्हाट द चैप्टर इन द नेक्स्ट सेक्शंस एक्सप्लेन्स। ओके, इजी स्टोरी। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लेंगे अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। किसके बारे में हम स्टडी करेंगे? अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। उसको स्टडी करने से पहले यूकैरियोट्स में कौन कौन सी सेल्स आ जाती हैं? सबसे पहले उसमें आ जाती हैं प्लांट सेल्स और उसमें आ जाते हैं एनिमल सेल्स। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया दोनों ही यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस हैं ना। तो उनमें डिफरेंसेस एट दिस लेवल ऑफ सेल ही अराइज हो जाते हैं। दोनों लिविंग हैं, दोनों जो हैं वो यूकैरियोट हैं, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल आपने अभी देखा यूकैरियोटिक सेल में होती है, तो आप तो बोल देते कि मैम एनिमल सेल में भी होती है, लेकिन आपको यही बात तो याद रखना है कि प्लांट सेल इज ऑल्सो यूकैरियोटिक एंड एनिमल सेल इज ऑल्सो यूकैरियोटिक। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। सेकेंड डिफरेंस, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में? पी फॉर प्लांट सेल एंड पी फॉर प्लास्टिड्स, जिसमें आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये जो ऑर्गेनल्स हैं प्लास्टिड नाम के, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। ये जो प्लास्टिड हैं एनिमल सेल में नहीं होते, एब्सेंट हैं। ओके, देन आओ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है वैक्यूल। तो प्लांट सेल में क्या होता है? बहुत सारा पोर्शन, बीच का ये जो बहुत सारा बड़ा सा पोर्शन कौन खा जाता है? वो खा जाता है वैक्यूल। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल में तो वैक्यूल पहली बात तो होते नहीं हैं, और अगर हुए भी तो वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स इसमें होते हैं। ओके, लास्ट डिफरेंस, प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं वो नहीं होते, लेकिन एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं? जल्दी से बताइए, है ना। तो हम आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए यहाँ पे आप याद रख लीजिए सेल वॉल प्रेजेंट है, ओके। देन आप याद रख लीजिए प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, ओके। और लास्टली सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में होता है 3C। प्लांट्स में क्या होता है? 3C। और एनिमल्स में ये 3C नहीं होता। तो एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में सिर्फ होता है 1C। क्या होता है एनिमल में? सिर्फ 1C। और प्लांट में ये 1C नहीं होता। तो प्लांट में कितने C होते हैं? 3C। अब 3C से आपको क्या समझ में आएगा? 3C से आपको समझना है नंबर 1 सेल वॉल, नंबर 2 सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, और नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो 3C से आपको क्या समझ में आ रहा है? सेंट्रल सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, 3C प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्लांट में। तो सेल वॉल होती है, सेंट्रल वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट, और ये तीनों चीज़ें एनिमल में एब्सेंट होती हैं।
एनिमल में सिर्फ होता है 1C, और 1C का मतलब क्या है? 1C का मतलब है सेंट्रियोल। यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, 1C का मतलब है सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रियोल है वो किस में प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। Is that clear my dear students? And this difference is very very important. आपको भूल नहीं जाना है, बहुत ही कॉमन सी बात है। और अगर अब आप क्लास 11th में आ गए हैं, इतना तो बेसिक आपसे एक्सपेक्ट करता है हर कोई कि आपको इतना सी, मतलब ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। ओके चलिए, तो जब आपको ये क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। 3C 1C से आप समझ चुके हैं, और तो अब हम आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल की स्टडी में और डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं ऑफ सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? पहले प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया था पूरा डिटेल में, अब आ गए हम यूकैरियोटिक सेल की पढ़ाई में। यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको पहले समझाया यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, मैंने आपको उसमें वेरियस सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं मैंने आपको वो एक्सप्लेन करा। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंसेस बताए बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की डिटेल स्टडी, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट मोस्ट सेल ऑर्गेनल को उठा के पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। किसको पढ़ने जा रहे हैं हम? सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने जा रहे हैं। तो रेडी है आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। Chemical studies on human RBCs shows that cell membrane is composed of lipid bilayer, protein and bicarbonate. तो सबसे पहली बात यहाँ से क्या याद रखना है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत ही क्लियर कट। इसी डायग्राम से मैं आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कुछ 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। नंबर 1 लिपिड बाइलेयर, नंबर 1 लिपिड बाइलेयर, नंबर 2 प्रोटीन्स एंड नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या है वो 3 चीज़ें? नंबर 1 लिपिड बाइलेयर, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट, और मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख रही हूँ जिसे आप याद करके ही रखिए, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। तो क्या 4 चीज़ें हैं जिनसे मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनी है? नंबर 1 लिपिड, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट एंड नंबर 4 कोलेस्ट्रॉल। नंबर 4 कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, समझ आ रहा है? अब कौन सी चीज़ किस तरीके से, 4 चीज़ें हैं, समझ में आ गया? लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कौन सी चीज़ किस तरीके से अरेंज है। तो चलो आगे देखते हैं। ये डायग्राम से कुछ कुछ तो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का एहसास तो हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ कुछ चीज़ें डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिपिड्स की। किसकी बात करते हैं? लिपिड्स। तो कौन से लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में? दे आर फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो फॉस्फोग्लिसराइड्स जो होते हैं दे आर अ टाइप ऑफ लिपिड। अभी ये चीज़ समझ में आ जाएगी जब हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, तो आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा ग्लिसराइड कैसे बनते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स क्या होते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अभी इतना समझ लो कि फॉस्फोग्लिसराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो लिपिड होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड। तो लिपिड जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स हैव आउटर पोलर हेड एंड इनर हाइड्रोफोबिक टेल, सो द नॉन पोलर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। अब लिपिड बाइलेयर के बारे में लिख बाद में लेना, पहले मेरी बात सुनो। जो लिपिड है वो बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। बाइलेयर का मतलब ये है दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ लिपिड, ये एक लिपिड का स्ट्रक्चर है। दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? लिपिड की एक लेयर एंड लिपिड की दूसरी लेयर। दिस इज वन लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल एंड दिस इज सेकेंड लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। और कौन से लिपिड है ये है फॉस्फोग्लिसराइड्स। कौन से लिपिड है? फॉस्फोग्लिसराइड्स। अब आप जब इसमें देखते हो तो आप कुछ देख पा रहे हो, मैंने कुछ तो भी एक हेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। दिस इज द हेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैंने रेड कलर फिल करा, एंड देयर इज सम स्ट्रक्चर विच इज लाइक टेल, विच इज लाइक टेल। तो आप याद रखिए जो हेड ऑफ द लिपिड होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर पोलर। कैसे होते हैं? पोलर। पोलर का क्या मतलब होता है? कि उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज्ड होते हैं। और जो इनकी टेल होती है, जो ये टेल आपके सामने हमने ड्रॉ करी है, ये टेल कैसी होती है? टेल इज नॉन पोलर।
टेल कैसी होती है? नॉन पोलर। कैसी टेल होती है? नॉन पोलर। आपको अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? जो पोलर हेड्स हैं वो आउटर साइड होते हैं और जो नॉन पोलर टेल है वो इनर साइड होती है। कैसे साइड होती है? इनर साइड। और ये क्या है? सपोज अगर ये एक सेल की मेम्ब्रेन है तो ये आउटर साइड है। आउटर साइड मतलब आउटर साइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंडीशंस है। और यहाँ पे अंदर साइटोप्लाज्म है। क्या है यहाँ पे अंदर? साइटोप्लाज्म। ये सेल के बाहर की जगह है और ये सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है। तो लिपिड कैसे अरेंज है आपको समझ में आ रहा है? बाय लेयर में अरेंज है, मतलब कि 2 लेयर हैं। पोलर हेड्स जो हैं वो आउटर साइड पे हैं और जो नॉन पोलर टेल्स हैं वो इनर साइड पे हैं। अब पोलर टेल्स हैं, अब आप मुझे बताओ वाटर कैसा होता है? वाटर इज अ कैसा होता है? वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है? बताओ जल्दी से। तो जो वाटर होता है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अगर आप वाटर को ब्रेक करोगे, H2O को आप ब्रेक करोगे तो वो ब्रेक होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। कैसे ब्रेक होता है वाटर? वाटर ब्रेक होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, मतलब इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सुनिए ये वाली कहानी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाली। कोई भी अगर पोलर चीज़ है तो वो पोलर चीज़ में इजीली सॉल्युबलाइज हो जाती है। ओके, ये कहानी होती है। तो इतना याद रखो, ये जो पोलर हेड्स होते हैं, बाहर वाले जो चार्ज या पोलर हेड्स हैं, ये होते हैं हाइड्रोफिलिक। कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से नहीं डरते, वाटर लविंग। और जो ये नॉन पोलर टेल्स होती हैं ये होती हैं हाइड्रोफोबिक। कैसी होती हैं ये टेल्स? हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाली। फोबिक मतलब जिन्हें डर लगता है। तो टेल्स कैसी होती हैं? नॉन पोलर, इसीलिए हाइड्रोफोबिक। और जो हेड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पोलर, एंड दैट इज वाई हाइड्रोफिलिक। हेड्स कहाँ होते हैं? आउटर साइड पे। टेल कहाँ होती है? इनर साइड पे। अब ये जो अरेंजमेंट है लिपिड का, ये अरेंजमेंट क्यों है? सवाल ये उठता है कि ऐसा अरेंजमेंट क्यों है। तो देखो ये दिया हुआ है आंसर। सो द नॉन पोलर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो द नॉन पोलर टेल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो टेल्स हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेल्स हैं, और कैसी टेल्स हैं? नॉन पोलर टेल्स हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। तो ये एक्वस एनवायरनमेंट से, पानी से बचकर रह सकें, इसीलिए टेल्स अंदर की तरफ हैं। और जो हेड्स हैं वो कैसे हैं? वो तो पोलर है, वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक हैं, इसीलिए हेड्स बाहर साइड पे हैं। समझ में आई पूरी कहानी? आपको अच्छे से समझ में आई? ठीक है, डायग्राम आप उस डायग्राम से समझिए। नहीं तो अगर आप ये वाला डायग्राम अगर देख रहे हैं तो आप ये देखो, यहाँ पे बने हुए हैं हेड्स, ये हेड्स हैं, ये आपको हेड्स दिख रहे हैं। और हेड्स के नीचे ये जो येलोइश कलर की है, दिस इज द टेल। अगेन यहाँ पे ये टेल है और ऊपर हेड है, ये हेड्स हैं। देख पा रहे हैं हेड और टेल आप? तो इस तरीके से लिपिड बाय लेयर में अरेंज होता है। और उसमें आपको यही ध्यान रखना है, पोलर नॉन पोलर कौन सा पार्ट है, कहाँ कैसा प्रेजेंट है, कौन सा हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हाइड्रोफिलिक है। इज दैट क्लियर? और कौन से लिपिड्स प्रेजेंट है? तो आपको ध्यान रखना है मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स आर प्रेजेंट। कौन से ग्लिसराइड्स प्रेजेंट है? फॉस्फोग्लिसराइड्स। इसको मैं इरेज करती हूँ। आगे चलते हैं। अब देखते हैं रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल। एग्जाम्पल, इन ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन हैज 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। अब लिपिड और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। अभी हमने प्रोटीन्स का डिस्कशन करा नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए प्रोटीन्स प्रेजेंट है और प्रोटीन टू लिपिड रेशियो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सेल में अलग अलग। जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है ह्यूमन आरबीसी का, जिसमें प्रोटीन होता है 52% और लिपिड्स होते हैं 40%। लिपिड्स कितने होते हैं? 40%। रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो प्रोटीन लिपिड रेशियो है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। अब जब लिपिड बायलेयर हमने पढ़ ली, तो अब हम अगला देखते हैं प्रोटीन्स बेस्ड ऑन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोटीन्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है सेल में, सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किस बेसिस पे किया गया है? इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सट्रैक्शन। उनको निकालने में कितनी आसानी होगी या कितनी डिफ़िकल्टी होगी, इस बेसिस पर इन प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप। जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है दे आर
इंटीग्रल प्रोटीन, पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ फंसे हुए हैं बिल्कुल, और पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स मतलब जो बाहर की तरफ या कोने में प्रेजेंट हैं, लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। समझ आ रही है बात? तो इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स हो गए? विच आर प्रेजेंट इनसाइड और बरीड इनसाइड द मेम्ब्रेन। और पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन से हो गए? द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द लिपिड बायलेयर। तो जो लिपिड की दो बायलेयर हैं, दो लेयर हैं, उसमें जो ऊपर की तरफ से बिल्कुल जिस सरफेस पे चिपके हैं, दे आर द पेरिफेरल प्रोटीन, और जो बिल्कुल अंदर फंसे हुए हैं, दे आर द इंटीग्रल प्रोटीन। तो प्रोटीन्स कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के प्रोटीन्स हो गए। समझ में आई आपको बात, है ना? ये जो डायग्राम है इसके थ्रू आप समझो, है ना, इसके थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करो तो अगर आप ये वाला पिंक वाला प्रोटीन देख रहे हो, ये अंदर वाली लिपिड लेयर में प्रेजेंट है, तो ये कौन सा प्रोटीन हो गया? सॉरी, ये बाहर वाली पे प्रेजेंट है, दिस इज द आउटर साइड एंड वो बाहर का साइड है, तो दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल बाहर। और अगर आप देखो इंटीग्रल प्रोटीन, खैर इसमें ये बना हुआ है जो पूरा बाहर से लेके अंदर तक फंसा हुआ है, पूरा बाहर से लेके अंदर तक एक्सटेंड कर रहा है, तो दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन। और जो सिर्फ बाहर वाली मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, जो सिर्फ बाहर है, अंदर तक बिल्कुल फंस के नहीं गया है, दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन। और जो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं? ये आयन चैनल्स बनाते हैं, ठीक है, और ये पंप्स फॉर्म करते हैं, आयन पंप्स। तो ये सब काम होता है इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन का। समझ आया आपको, है ना? पक्का क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन। अब और आगे हम बात करते हैं अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम है? सिंगर एंड निकोलसन। एंड इन 1972 दे प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन सा मॉडल दिया था इन्होंने? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कौन सा मॉडल दिया था इन्होंने? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। तो इनके मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू दिस, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल लिपिड बायलेयर। इन्होंने सिंपल सीधी बात ये बोली, जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड की जो बायलेयर है वो ऑलमोस्ट फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड का क्या मतलब है? ऑलमोस्ट फ्लूइड, फ्लूइड नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लूइड जैसे हैं। तब आप खुद सोचो, कोई भी चीज़, आप अगर पानी पे बैठे हो, पूल वूल में जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तब भी तो हिलते रहते हो ना यूँ करके। अगर आप पूल में स्टेबल खड़े होने की कोशिश करो तो आप खड़े रह पाते हो क्या? नहीं। आप पानी जैसे जैसे मूव होगा आपका भी मूवमेंट होगा। सिमिलरली उन्होंने बोला कि जो लिपिड होता है उसका नेचर होता है क्वासी फ्लूइड। कैसा नेचर होता है? क्वासी फ्लूइड। और उस क्वासी फ्लूइड लिपिड पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं। कैसा मूवमेंट करते हैं? वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट पूरी लिपिड बायलेयर पर करते रहते हैं। दिस इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इस मॉडल को हम लोग? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972। और क्या बोला था उन्होंने? समझ में आ गया कि जो लिपिड बायलेयर होते हैं उनका नेचर ऑलमोस्ट फ्लूइड होता है, जिस पर प्रोटीन्स बिल्कुल एकदम एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते रहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट इट्स फ्लूइडिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मेम्ब्रेन पर मूव करने की प्रोटीन्स को, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्लूइडिटी। तो दिस वॉज होल कंसेप्ट एक्सप्लेन बाय सिंगर एंड निकोलसन। बहुत सारे मॉडल्स आए थे जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते थे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेबल जो हुआ था वो कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, और स्कूल में भी पूछते हैं व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो इसको अच्छे से लिख के आइएगा, समझ के लिख के। आगे देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो क्या फंक्शन होंगे सेल मेम्ब्रेन के? ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। आपको ये चीज़ पता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रोल करती है कौन से सब्सटेंस को अंदर आना देना है और कौन से सब्सटेंस को नहीं आने देना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल इज रेगुलेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। और कुछ ही को वो अंदर आने देती है और रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको वो अंदर नहीं आने देती। सेकेंड फंक्शन, ड्यू टू द फ्लूइड नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन सेल ग्रोथ, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division, etc.
तो आप देखो उसका जो फ्लूइड नेचर है, आपने अभी देखा ना क्वासी फ्लूइड नेचर है जिसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं, तो लिक्विड जो लिपिड्स हैं उनका नेचर ऑलमोस्ट फ्लूइड है। इस नेचर के कारण सेल के बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहे हैं, जैसे कि ग्रोथ करवाना, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो भी सब्सटेंस का आदान प्रदान होना है, लेन देन होना है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होना है, तो इट इज फॉर्म एज जंक्शन, इट इज वर्किंग एज जंक्शन। देन सिक्रीशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, देन एंडोसाइटोसिस। क्या मतलब होता है एंडोसाइटोसिस का? किसी भी बैक्टीरिया या कुछ तो भी फॉरेन एजेंट है जो लग रहा है बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसको इनगल्फ कर लेना, इसको खा जाना, पकड़ के खा जाना है इसको, है ना, तो उसको खा जाना ताकि बॉडी में इन्फेक्शन ना फैले, तो एंडोसाइटोसिस। एंड लास्टली सेल डिवीजन, तो सेल डिवाइड क्यों कर पा रही है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है और वो ईजिली डिवाइड हो रही है ना, और सेल को भी अल्टीमेटली डिवाइड होने में हेल्प कर रही है। फंक्शंस आपको क्लियर हो गए सेल मेम्ब्रेन के, है ना, इजी हैं सारे फंक्शंस। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो सेल मेम्ब्रेन से होते हैं। आपने अभी पढ़ा ना, कोई भी ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है और ये बाहर की दुनिया है, तो बाहर की दुनिया से किसी भी चीज़ को अगर अंदर जाना है तो उसको इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी सब्सटेंस जाते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी सब्सटेंस अंदर जा रहे हैं वो दो टाइप से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, आइदर बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या क्या हो सकता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बिना किसी मजदूरी के काम हो जाना, बिना किसी मजदूरी के काम हो जाना, फ्री में अपने आप काम हो गया। फ्री में कैसे हो गया काम, चलिए देख लेते हैं। मैं हमेशा इसी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। दो रूम है, ठीक है, दो रूम है जिसमें सिर्फ 4 लोग अच्छे से रह सकते थे। कितने लोग रह सकते थे? 4 लोग। लेकिन उस 4 लोग वाले रूम में हमने 100 लोगों को भर दिया। अब जब इतने सारे लोगों को उस रूम में भर दिया तो क्या स्टार्ट होगी? सफोकेशन। दूसरा एक रूम है जिसमें 4 ही लोग थे, सिमिलर साइज का रूम है लेकिन उसमें 4 ही लोग थे। अब कंडीशन ये है, 2 कमरे हो गए हैं, एक में 100 लोग हैं, एक में 4 लोग हैं। आपको मैंने उठा के बंद कर दिया 100 लोगों वाले रूम में जिसमें 100 लोग थे। आप वहाँ खुश रहोगे? नहीं, आप वहाँ से भाग के कम लोग जिस रूम में हैं आप वहाँ पे आना चाहोगे। मतलब किसी भी चीज़ की टेंडेंसी होती है हमेशा ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह में भाग भाग के जाना, यही टेंडेंसी होती है ना। एंड दिस इज व्हाट पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ में चीज़ों का मूवमेंट हो जाना। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, हम ये वर्ड समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट का तो सिंपल भाषा में अगर मैं मतलब बोलूं तो होता है डिफरेंस। क्या होता है ग्रेडियंट का मतलब? डिफरेंस। तो किस में डिफरेंस? कंसंट्रेशन में डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे 100 लोग थे और यहाँ पे 4 लोग थे, तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस था कि नहीं? 96 लोगों का डिफरेंस था, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितनी हो गई? 96। समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे 100 लोग थे आप उसको बोलोगे हायर कॉन्सेंट्रेशन, और जहाँ पे 4 लोग थे आप उसको बोलोगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस। तो हमेशा किसी भी चीज़ की टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा वाली जगह से, टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये किसी भी चीज़ की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करना मतलब नॉर्मल बात है ना। इसमें तो आपको मुझे ज़्यादा वाले कमरे से मतलब निकाल के, भीड़ भड़क्के से निकाल के कम वाले में ले जाने के लिए मेरे को आपको कुछ करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे क्या? नहीं, आप खुद ही भाग भाग के वहाँ जाओगे। आप बोलोगे अरे मैम दम घुट रहा है, मर जाएंगे हम वहाँ पे, हमें चले जाने दो, तो आप खुद से ही चले जाओगे, स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट चीज़ों का अपने आप होता है, मतलब अलोंग द कंसेंट्रेशन मूवमेंट, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अपने आप। लेकिन अब ऑपोजिट सोचो, ऑपोजिट अभी रुको, थोड़ी देर से सोचना। तो आपको क्या समझ में आया पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, कहाँ से कहाँ?
फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ में मूवमेंट हो जाएगा विदाउट एनी एनर्जी, बिना किसी एनर्जी को खर्च किए, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट द मूवमेंट, विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो जाना और जिसमें कोई भी एनर्जी का खर्चा नहीं होता। आई बात समझ? तो जब आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है। देख लेते हैं दो टाइप का क्या होता है पैसिव। पहला तो होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन जो होता है वो होता है गैसेस के लिए। डिफ्यूजन किसके लिए होता है? जनरली गैसेस के लिए। और जो ऑस्मोसिस होता है इट इज़ फॉर वाटर एंड इट इज़ फॉर वाटर। तो सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो वो कैसे आप उसको डिफाइन करोगे? सिंपल, आपको पता है कि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है तो एनर्जी तो उसमें लगने नहीं वाली, तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सम न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो सिंपल डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? कुछ सॉल्यूट्स, कुछ गैसेस जो हैं वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर जाएंगी। दिस इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। और जनरली कौन करते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूट्स सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला देख लेते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे वाटर का मूवमेंट हो रहा है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और वाटर का मूवमेंट भी कहाँ कहाँ से होगा? वाटर का भी मूवमेंट होगा फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से निकल के कम वाली जगह पे चला जाएगा। तो ज़्यादा से कम की तरफ जाना एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें कोई भी एनर्जी हमको खर्च नहीं करनी पड़ती, वो चीज़ अपने आप हो जाती है। तो इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर हुई ये चीज़? ये दोनों किसके टाइप होते हैं? दे आर द टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब कि अब तो बिना मार खाए काम होगा ही नहीं। अब की बार आप बैठे हुए थे 100 लोग वाला रूम, 4 लोग वाला रूम, लेकिन अब की बार आप थे 4 लोग वाले रूम में। तो 4 लोगों के रूम में 5 तो चलो एडजस्ट कर ही लेते हैं, सुकून से आपकी ज़िंदगी कट रही थी 5 लोगों के रूम में। कभी कभी लेटने को भी मिल जाता था बेड पे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं आई और मैंने बोला नहीं चलो अब तुम यहाँ 4 लोगों वाले रूम में नहीं रहोगे, तुमको मैं उठा के 100 लोगों वाले रूम में शिफ्ट कर रही हूँ। तुम रोने लगोगे बैठ के, मैम नहीं, मैम प्लीज़ नहीं, नहीं नहीं, रोने लगोगे तुम। अब मुझे तो तुम्हें शिफ्ट करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं क्या करूँगी? मैं तुम्हें पीटूंगी, मैं डंडा लेके आऊँगी, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, मार मार के पीट के तुमको मैं अल्टीमेटली 100 लोगों वाले कमरे में तुम्हें भेज दूंगी। पहुँच गए तुम वहाँ पर, रोते गाते पहुँचे लेकिन अल्टीमेटली तुम पहुँच गए। अब क्या हुआ? तुम क्या हो? सब्सटेंस। तुमको मैंने कहाँ से मूव करा? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। कैसे करा? खुद की मर्जी से गए कि मार पीट के गए, पिटाई खा के गए, पिट कर गए? तो पिटाई इज द एनर्जी। यही होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब कि अब की बार चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लो टू हाई। अब लो टू हाई चढ़ने के लिए एनर्जी तो लगेगी, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसी थी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसी थी, यहाँ उतरना फेवरेबल था, चढ़ना किसको ही पसंद है? चढ़ना वॉज नॉट एट ऑल फेवरेबल। दिस इज हाई कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज लो कॉन्सेंट्रेशन। तो रेड वाला तो था पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जो ये वाइट वाला जो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन भेजना है, तो पहली चीज़ तो कैसा है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेकेंडली, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो जब हम खर्च करेंगे तब जाके एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है बल्कि उसके अगेंस्ट चल रहा है, उसके अगेंस्ट, ऑपोजिट चल रहा है उसके। दैट इज फ्रॉम लोअर टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन विद द
एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बिना एनर्जी के काम नहीं चलेगा। और उसका एग्जाम्पल होता है सोडियम पोटाशियम पंप। उसका पूरा नाम ही होता है सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप। क्या नाम होता है उसका? सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप। ठीक है, समझ में आई बात, है ना? तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट्स की डेफिनेशंस थी, जिसमें आपको डिफरेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार रिवाइज करते हैं पैसिव और एक्टिव को। पैसिव में क्या होता है? पैसिव में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। पैसिव में नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो मारपीट, एंड एक्टिव में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड। तो क्लियर हो गया आपको? पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आपने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये सब चीज़ें हमने सेल मेम्ब्रेन वाली उसमें यूनिट में हम सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में हमने क्यों कवर करी? बिकॉज ऑल द ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है सेल के अंदर, वो सारा का सारा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है ना? तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन के साथ हमने वो पढ़ा। एंड हियर वी आर डन विथ सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया आपको? कोई भी डाउट है तो डाउट्स फटाफट से कमेंट सेक्शन में बिना देरी करे, बिना कुछ सोचे फटाफट से पटक दो। मैं देखूंगी, मैं आपको आंसर कर दूंगी, है ना? लेकिन पूछोगे नहीं तो मैं आंसर कैसे करूंगी यार? अपने डाउट्स हो, क्वेरी हो, कुछ नहीं तो ऐसी बात करने के लिए कुछ भी लिख दिया करो यार, बात ही कर लिया करो, लिखते ही नहीं हो। हाँ नहीं तो चलो ठीक है, तो देखा जाएगा। तो अब सेल मेम्ब्रेन अगर हो गया है तो अब आगे देख लेते हैं सेल वॉल। बहुत छोटू सा टॉपिक है। सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग स्ट्रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। तो यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से फंजाई और प्लांट में ही सेल वॉल होती है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो हार्ड स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर तरफ प्रेजेंट होता है और उसको सपोर्ट देता है एक सेल को। प्रेजेंट किस में होता है? फंजाई में एंड प्लांट्स में। अगर हम एल्गे की बात कर रहे हैं, एल्गे मतलब प्लांट, अगर हम एल्गे की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं, तो उसमें सेल वॉल किस किस की हो सकती है? इट कुड बी ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में सेल वॉल किसी भी चीज़ की हो सकती है, आइदर सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और प्लांट्स में और फंजाई में होती है। प्लांट्स में 4 सब्सटेंस की हो सकती है। लेकिन अगर हम दूसरे अदर प्लांट्स की बात करें तो उसमें सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स, ये सब भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं उसमें? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन। तो वो जो हमने अभी इसके पहले डिस्कस करा, ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ एल्गे के लिए। और दूसरे और प्लांट्स की बात करें तो उसमें सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स की भी सेल वॉल हो सकती है। सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल। अब जो सेल वॉल प्लांट में पहले बनती है, जब प्लांट यंग एज में जब उसमें फॉर्म होती है, तो इट इज़ नोन एज प्राइमरी सेल वॉल, है ना? एंड इट इज़ केपेबल ऑफ ग्रोथ, वो ग्रो करने के लिए केपेबल होती है। और फिर वो जो बाद में मेच्योर हो जाता है प्राइमरी सेल वॉल और जो अब डिवाइड नहीं कर पाती, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सेकेंडरी वॉल। तो जो प्राइमरी वॉल है वो पहले बनती है, इट इज़ केपेबल ऑफ डिवीजन, और जो सेकेंडरी वॉल है उसके अंदर तरफ बनती है लेटर इन द लाइफ एंड इट इज़ नॉट एबल टू डिवाइड। तो फर्स्ट फॉर्म्ड इज द प्राइमरी वॉल, लेटर फॉर्म्ड इज द सेकेंडरी वॉल। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें देख लेते हैं। द मिडिल लैमेला इज द लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, इट इंक्लूड्स नेबरिंग सेल टुगेदर। अब आप देखो, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये दूसरी सेल से चिपक के कैसे बैठ जाते हैं? ये सेल जैसे लाइन से कैसे जम जाती हैं? क्या रहता है यहाँ बीच में? ये ऐसा बीच में कौन सा ग्लू है? तो यहाँ पर एक सेल और दूसरी सेल के बीच में एक बहुत ही फाइन लेयर होती है जिसका नाम होता है मिडिल लैमेला, जो किससे जुड़ के बनती है? जो सेल वॉल से बनती है। सेल वॉल पे ही जस्ट प्रेजेंट होता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो होती है वो लेयर किसकी बनी हुई होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। और कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई जो ये लेयर होती है, ये क्या करती है? सक्सेसिव सेल्स को जोड़ कर रखने का काम करती है। एक सेल दूसरी सेल से चिपक कर भाग ना जाए वो कहीं,
ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है मिडिल लैमेला, जो किसका बना हुआ है? जो कि बना हुआ है कैल्शियम पेक्टेट का। किसका बना हुआ है? कैल्शियम पेक्टेट का। इज दैट क्लियर? आगे एक और टर्म हम देखते हैं जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? अब एक सेल है, दूसरी सेल है, अब कुछ तो होना चाहिए ना, एक घर और दूसरे बीच के बीच में अगर मुझे कुछ लेना देना, मुझे अपने पड़ोस वाली आंटी से चीनी मांगनी है, आंटी थोड़ी चीनी दे दीजिए, तो मैं कैसे मांगूंगी? या तो घर से बाहर निकल के उनके घर में जाके मांगूँ। मैंने कहा इतना काम करना ही नहीं है, हम आलसी, हमें नहीं करना इतना काम। हमने दीवार में बना दिया एक गड्ढा, अब वो गड्ढा सीधे उनके घर में खुलती है खिड़की, यहाँ से हम बोलते हैं हाय आंटी कैसे हो आप, आंटी थोड़ी सी चीनी मिलेगी, आंटी वहीं से चीनी पास करती हैं, हम ले लेते हैं। तो बस प्लाज्मोडेस्माटा इज लाइक द विंडो बिटवीन टू सेल। प्लाज्मोडेस्माटा गैप होते हैं दो सेल्स के बीच में जिसके थ्रू सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला मे बी ट्रैवर्स्ड बाय। अब सेल वॉल और मिडिल लैमेला तो कंटिन्यूस एकदम सीधी सीधी दीवारें हो गई, लेकिन दे आर ट्रैवर्स्ड बाय, उनमें गैप होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, जो एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करते हैं ताकि चीज़ों का आदान प्रदान, मटीरियल्स कैन बी एक्सचेंज्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ओके, क्लियर हुआ? तो मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो भूलना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जोर से इनको याद करके रखना है। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शंस देख लेते हैं सेल वॉल के। तो फंक्शंस क्या होते हैं सेल वॉल के? इट गिव्स शेप टू द सेल, शेप देता है सेल को। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, सेल में कोई भी ऐसी डैमेज ना हो जाए, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया उसने सेल को क्रश कर दिया, तोड़ दिया, उसमें इन्फेक्शन फैला दिया। तो सेल वॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, तो वो उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा है। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन। अब प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, इस कारण से एक सेल और दूसरी सेल के बीच में जो इंटरैक्शन है उसमें हेल्प कर रहा है। लास्टली इट एक्ट एज बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। कोई बहुत बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल है जो आ गया और वो ये डिसाइड करके आया कि मैं इस सेल को तहस नहस कर दूंगा, तो वो काम होने से कौन रोक रहा है? वो काम होने से रोक रहा है सेल वॉल। सेल वॉल उसको पहले ही बाहर से टाटा बाय बाय करके रोक कर भगा दे रहा है। समझ में आया? तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। और मेनली आपको याद रखना है कि सेल वॉल किस किस सेल में, किस किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। तो फंजाई में प्रेजेंट होती है और प्लांट में प्रेजेंट होती है, बाकी एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हमने आज स्टार्ट करा यूकैरियोटिक सेल और हमने दो स्ट्रक्चर्स को डिटेल में समझा, पहला सेल मेम्ब्रेन और दूसरा सेल वॉल। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बाकी क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से करना है लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।